भोपाल को जाने वाली गाड़ी तीसरे पहर रवाना होने वाली थी। हम मुसाफिर खाने में ही एक तरफ होकर बैठे रहे। तीसरे पहर हम झांसी से भोपाल की तरफ रवाना हो गए। भोपाल वहां से काफी फासले पर था। हम आधी रात के बाद पहुंचे। हमारे मुजाहिद साथी अपने तौर पर ट्रेन से उतरकर खुफिया ठिकाने की तरफ रवाना हो गए। मैं और कमांडो खालिद अलग अलग होकर स्टेशन से बाहर निकले। एक जगह हम एक दूसरे से आन मिले और एक रिक्शे में बैठकर अपने खुफिया ठिकाने से काफी दूर रिक्शे को छोड़ दिया। खुफिया ठिकाने पर पहुंचकर हम दोनों सो गए। दूसरे रोज हमने महादेव आश्रम पर कमांडो अटैक के बारे में प्लानिंग शुरू कर दी। मैंने कमांडो खालिद को आलोप नगर की खंडरनुमा इमारतों के सारे हुदूद दरबे का नक्शा बनाकर समझाया। महादेव के आश्रम के बारे में भी पूरी तफसील से बताया। कमांडो खालिद एक एक पॉइंट पर बार बार गौर करता और मुझसे मालूमात हासिल करता रहा। उस रोज आसमान पर सुबह ही से बादल छाना शुरू हो गए थे। कमांडो खालिद ने ख्याल जाहिर किया कि हो सकता है रात को बारिश शुरू हो जाए। बारिश में आश्रम की इमारत के इर्द गिर्द बारूदी सुरंगें और टाइम बम लगाने में हमें दुश्वारी पेश आ सकती है। मैंने कहा अगर बारिश वाला मौसम बन गया तो हम कमांडो ऑपरेशन एक दिन और आगे डाल देंगे। मगर शाम के वक्त बादल जिधर से आए थे उसी तरफ चले गए और आसमान साफ हो गया। हमने अपने मिशन की तैयारियां शुरू कर दी। दो मुजाहिदों को जरूरी गोला बारूद लेकर खूनी जंगल की सरहद तक हमारे साथ जाना था। उससे आगे मुझे और कमांडो खालिद को अकेले ही आलोप नगर और आश्रम तक सफर करना था। हमने 6 बारूदी सुरंगें, 12 टाइम बमों की बारूदी स्टिकें जो बंडलों की शक्ल में थीं और 8 हैंड ग्रेनेड अपने साथ ले जाने थे। इस तमाम असलहे को अच्छी तरह से चेक करने के बाद हमने प्लास्टिक के एक थैले में डालकर एक तरफ रख दिया। हमारे पास एक एक पिस्तौल, कमांडो चाकू और एक एक स्टेन गन ही काफी थी। जैसे ही शाम का अंधेरा जरा गहरा हुआ तो हम अपने खुफिया ठिकाने से निकल पड़े। हमारा एक मुजाहिद असलहे का थैला लेकर पहले ही टारगेट की तरफ रवाना हो चुका था। वो उस वक्त भी साधु के भेष में था। भारत में ये भेष बड़ा कारामत था और किसी साधु पर कोई कम ही शक करता था। वैसे भी साधु, जोगी और सन्यासियों से लोग डरते थे कि कहीं ये कोई बद्दुआ न दे दें। हिंदुओं का ये अकीदा है कि साधु और जोगी की बद्दुआ कभी खाली नहीं होती। मैं और कमांडो खालिद एक स्कूटर पर सवार होकर वहां से रवाना हुए थे। हमें चौखंबा गांव जाना था। वहां से आगे महादेव के आश्रम को जाने वाला खूनी जंगल शुरू हो जाता था। रात अभी ज्यादा गहरी नहीं हुई थी कि हम चौखंबा गांव पहुंच गए। स्कूटर को एक जगह हमने झाड़ियों में छुपा दिया और पैदल ही झाड़ झनकार वाले मैदान से गुजरने लगे। दूर खूनी जंगल के दरख्तों की कतार नजर आ रही थी। आसमान पर तारे चमक रहे थे। खूनी जंगल की सरहद पर आकर हम रुक गए। हमारा साथी मुजाहिद पहले से वहां पर मौजूद था। हमने उससे असलहे का थैला ले लिया। मैंने थैला अपने कांधे से लटका लिया। मुजाहिद को वापस भेजा। यहाँ मैंने कमांडो खालिद को वो हिदायत दी जो खूनी जंगल में दाखिल होने से पहले उसके गोश गुजार करना बहुत जरूरी थी। मैंने उसे कहा, कमांडर, अब हम खूनी जंगल में दाखिल हो रहे हैं। तुम्हें हर हालत में मेरे बिल्कुल साथ रहकर चलना होगा। जहां मैं कहूं रुक जाना, जहां मैं कहूं बैठ जाना। मुझसे एक कदम भी दूर मत होना। मेरे जिस्म से निकलने वाली खास जड़ी बूटियों की बू सांपों, मगरमच्छों और आदमखोर दरख्तों से तुम्हें भी महफूज रखेगी। जहां कोई दलदल आई मैं तुम्हें पहले खबरदार कर दूंगा। कमांडो खालिद बड़े गौर से मेरी हिदायत सुनता रहा। कहने लगा, मैं तुम्हारी हिदायत पर अमल करूंगा। हमने बिस्मिल्लाह पढ़ी, खुदा से अपने मिशन की कामयाबी की दुआ मांगी और खूनी जंगल में दाखिल हो गए। जंगल में तारीकी थी। कमांडो खालिद बिल्कुल मेरे साथ लगकर चल रहा था। अभी दरख्त इतने गुंजान नहीं थे, मगर अंधेरे में गौर से देख देख कर रास्ता तलाश करना पड़ रहा था। कोई आध घंटा चलते रहने के बाद पहली दलदल आई। मैंने दूर ही से दलदल की खास बू सूंघ ली। मैंने कमांडो खालिद को खबरदार करते हुए कहा, आगे खौफनाक दलदल है, तुम अब मेरे पीछे पीछे चलोगे। उसने वैसा ही किया। कोई 20 कदम चलने के बाद अंधेरे में मैंने दलदल को देखा और कमांडो खालिद को भी दिखाई। फिर कहा, इस दलदल में सालम के सालम हाथी गायब हो जाते हैं। कमांडो खालिद अंधेरे में गौर से दलदल को देख रहा था जो छोटे से स्याह खेत की तरह थी। वो कहने लगा, दलदल ऊपर नीचे हो रही है। मैंने कहा, ये सबसे ज्यादा हलाकत खेज दलदल है। कोई आदमी या जानवर इसमें गिर जाए तो उसके बाहर निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दलदल उसे चंद लम्हों में अपने अंदर खींच लेती है। हम वहां से आगे चल पड़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे जंगल के दरख्त करीब करीब होते जा रहे थे। अचानक एक जगह से मुझे 3-4 सांपों की खौफनाक फुनकारें सुनाई दी। कमांडो खालिद रुक गया। मैंने कहा, कमांडर चलते चलो। रुकना बिल्कुल नहीं, मेरे साथ लगकर चलो। ये सांप हमारे करीब नहीं आएंगे। रात
रात की तारीकी में सांप हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, मगर उनकी फुनकारों से अंदाजा हो रहा था कि हमसे ज्यादा दूर नहीं थे। हम आगे बढ़ते गए, सांपों की फुनकारें पीछे रह गईं। दरख्तों की वजह से जंगल का रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार था। एक जगह किसी जानवर की लंबी सिसकारें सुनाई दी। कमांडो खालिद अलर्ट हो गया। मैंने कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं कमांडर, ये तालाब वाले मगरमच्छ हैं। इन्होंने मेरे जिस्म से निकलने वाली बू महसूस कर ली है, ये हमारी तरफ नहीं आएंगे। साथ ही हमें मगरमच्छों के पानी में छलांगे लगाने की आवाजें आईं। उसके बाद उनकी सिसकारें बंद हो गईं। कमांडो खालिद कहने लगा, मैं हैरान हूँ कि भोपाल में ऐसा खतरनाक खूनी जंगल भी मौजूद है। हमने इतना जरूर सुन रखा था कि मध्य प्रदेश में जंगल का एक हिस्सा ऐसा है जहाँ शिकारी भी जाते हुए डरते हैं। मैंने कहा, यही वजह है कि शैतान महादेव ने इस जंगल में एक जगह अय्याशी के लिए अपना आश्रम बनाया हुआ है। इधर मध्य प्रदेश की पुलिस भी आते हुए खौफ खाती है। कमांडो खालिद ने कहा, पुलिस को जरूर इस शैतान महादेव ने अपने साथ मिला लिया होगा, वरना वो कभी इतनी आजादी से यहाँ बैठकर आसपास की औरतों की इज्जतों से नहीं खेल सकता। हम धीमी आवाज में बातें करते दरख्तों में रास्ता बनाते चले जा रहे थे। एकदम से ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने हंटर हवा में लहराया हो। मैंने कमांडो को बाजू से पकड़कर अपने करीब कर लिया और कहा, ये आदमखोर झाड़ियां थीं जो मेरे जिस्म की बू पाकर ऊपर की तरफ चली गई थीं। कमांडो खालिद अंधेरे में ऊपर दरख्त की झाड़ियों को तकने लगा। हैरान होकर बोला, ये बातें अब तक मेरी समझ में नहीं आई। मैंने आगे कदम बढ़ाते हुए कहा, ये जादू है, ये शिर्क है, मैं तो इसमें फंस गया हूँ, तुम इसे ना ही समझो तो अच्छा है। गुंजान दरख्त आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूर होने लगे थे। अंधेरे में हमें दरख्तों और झाड़ियों के खाके नजर आ रहे थे। मैं दिल में खुदा से दुआ मांग रहा था कि अभी मुझ पर सांप के मंत्रों का हमला ना हो। मैं सांप बन जाने की सूरत में कमांडो खालिद की इतनी मदद नहीं कर सकता था जितनी मदद इंसान की हैसियत से कर सकता था। हमें सिर्फ शैतान सिफत महादेव को ही हलाक नहीं करना था, बल्कि उसके सारे के सारे आश्रम को बारूद से उड़ाना था, और इस मिशन के लिए मेरा इंसानी शक्ल में मौजूद रहना बहुत जरूरी था। अभी तक मेरे सांप की शक्ल इख्तियार करने के कोई आसार नहीं थे। न मुझे कोई चक्कर ही आया था और न मुझे किसी भी जगह अपने जिस्म का बोझ हल्का होता महसूस हुआ था। जंगल का घनापन कम हो गया था। एक तरफ से बनमानस के खरखर करने और अपना सीना कूटने की आवाज आई। कमांडो खालिद रुक गया। ये कैसी आवाज है? मैं समझ गया था कि ये बनमानस है जो जोगन माया देवी का खामद भी है, और मुझे ये भी मालूम था कि चूंकि मेरे जिस्म में जोगन माया देवी की बू भी थोड़ी बहुत शामिल थी, इसलिए वो मुझ पर हमला नहीं करेगा। जब मैंने कमांडो खालिद को ये बात बताई तो वो और ज्यादा हैरान हुआ। कहने लगा, क्या यहाँ औरतें बनमानस से भी शादी करती हैं? मैंने हंसकर कहा, कमांडर, यहाँ सब कुछ होता है। हैरानी तो मुझे इस बात की है कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस खूनी जंगल के सारे असरार मालूम हैं, जबकि तुम मध्य प्रदेश के रहने वाले हो और तुम्हारे लिए ये बिल्कुल नई बातें हैं। वो कहने लगा, भारत में हिंदू धर्म की हुकूमत है और ये अजीब अजीब किस्म की देवमालाई रसूमात का मलगूबा है। खुदा ही बेहतर जानता है कि ये लोग किन किन चीजों की पूजा करते हैं और कैसी कैसी जिनसी बेराहरवी का शिकार हैं। बनमानस की आवाजें हमसे दूर जा चुकी थीं। बनमानस की मौजूदगी इस बात की दलील थी कि हम आलूप नगर के खंडरों के करीब पहुंच गए हैं। मैं बड़े गौर से एक एक दरख्त और झाड़ियों को देख देख कर चल रहा था। मैंने कमांडो खालिद को भी ये कहकर अलर्ट कर दिया था कि हम टारगेट के करीब आ गए हैं। असलहा वगैरह का थैला अब उसने अपने कंधे पर डाल रखा था। मुझे वो चबूतरा नजर आ गया जिस पर सिंधिया की कुटिया थी। मैंने कमांडो खालिद को कुटिया दिखाते हुए कहा, मैंने तुमसे सिंधिया नाम की एक नर्तकी का जिक्र किया था ना? वो बोला, हाँ। मैंने कहा, वो सामने उसकी कुटिया है, यूं समझ लो कि हम टारगेट पर पहुंच गए हैं। वो बोला, क्या सिंधिया अपनी कुटिया में होगी? कहीं वो हमारी मुखबरी न कर दे। मैंने कमांडो खालिद के इस खदशे के इजहार पर कहा, सिंधिया खुद महादेव के खिलाफ है। उसने मेरी बीवी को इस जहन्नम से निकलवाने में मेरी बहुत मदद की थी। वो खुद भी इस जहन्नम से निकलना चाहती है। वो हमारी मुखबरी नहीं करेगी, बल्कि अगर मिल गई तो हमारी मदद करेगी। हम चबूतरे पर चढ़ गए। मैंने कमांडो खालिद के कान में कहा, अभी बोलना मत, और दबे पांव कुटिया की तरफ बढ़ा। पिस्तौल मेरे हाथ में था। कुटिया के दरवाजे पर वही पुराना बोरिया लटक रहा था। मैंने आहिस्ता से बोरिया उठाया। कुटिया में अंधेरा था। मैंने आहिस्ता से सिंधिया को आवाज दी। कोई जवाब ना आया। मैंने कमांडो खालिद को मुंह से हल्की सी सीटी बजाकर ऑल क्लियर का सिग्नल दिया। वो दौड़कर मेरे पास आ गया। हम कुटिया में दाखिल हो गए। मैंने माचिस जलाई। कुटिया खाली थी। सिंधिया का थोड़ा बहुत सामान पड़ा था और बिस्तर भी लगा हुआ था। कमांडो खालिद ने असलहे का थैला नीचे रख दिया। हम बैठ गए। मैंने मटके से पानी निकाल
डाल कर कमांडो खालिद को भी पिलाया और खुद भी पिया। वो कहने लगा, हमारे लिए ये जगह बड़ी मुफीद रहेगी, हम यहाँ से अपने कमांडो ऑपरेशन का आगाज करेंगे। मैंने ताक में रखा हुआ तेल का दिया रोशन कर दिया और कुटिया के आगे बोरिया इस तरह गिरा दिया कि दिए की रोशनी बाहर नहीं जा सकती थी। हमने थैला खोलकर सारे असलहे को एक बार फिर चेक किया। कमांडो मंजर खालिद ने अपनी घड़ी देख कर कहा, अभी रात के 12:15 ही बजे हैं। मैंने अपनी स्टेन गन साफ करते हुए कहा, 1 बजे के बाद यहाँ के नाग मंदिर का दरवाजा भी बंद कर दिया जाता है। खालिद ने कहा, ताज्जुब की बात है कि अभी तक हमें यहाँ के सपेरों की पलटन का कोई फौजी गश्त करता नजर नहीं आया। मैंने उसे बताया कि इससे आगे आलोप नगर के खंडर और आश्रम की इमारतें शुरू हो जाती हैं। सपेरे फौजी इस तरफ रात को गश्त लगाते हैं। हमें यहाँ से आगे होशियार रहकर चलना होगा, क्योंकि किसी भी जगह पेट्रोल करते सपेरे फौजियों से मुठभेड़ हो सकती है। उनके पास स्टेन गन्ने होती हैं। मैंने स्टेन गन साफ करके अपने कंधे से लटकाई और असलहे के थैले को बंद कर दिया। अचानक झोंपड़ी के बाहर से किसी के बोलने की आवाज आई। हम जैसे बैठे थे वैसे के वैसे साकित हो गए। मैंने जल्दी से उठकर दिए को फूंक मारकर बुझा दिया। आवाज करीब से आई थी। किसी ने कहा था, चलो सिंधिया के पास चलते हैं, वो अपनी कुटिया में है। दूसरे ने कहा, वो तो आश्रम में होगी। पहले आदमी की आवाज आई, कुटिया में दिया रोशन है, वो अंदर ही होगी। दूसरा बोला, दिया कहाँ जल रहा है? पहला बोला, मैंने अभी कुटिया में रोशनी देखी थी, चलो अंदर चलकर मालूम करते हैं। मैंने कमांडो खालिद को आहिस्ता से कहा, फौरन निकल चलो, बाएं हाथ को झोंपड़ी के पीछे। कमांडो खालिद बिजली की तेजी से उठकर झोंपड़ी से निकल गया। उसके साथ ही मैं भी झुककर चलता तेजी से बाहर निकल गया। खालिद बाएं जानिब गया था। मैं झोंपड़ी की दाएं जानिब होकर वहीं दीवार की ओट में औंधा लेट गया। स्टेन गन मैंने अपनी पुश्त पर डाल ली थी और जैकेट की जेब में से कमांडो चाकू निकाल लिया था। मैं वहां स्टेन गन के फायर का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मेरी उकाबी आंखें अंधेरे में 2 आदमियों को कुटिया की तरफ आते देख रही थी। जब वो जरा करीब आए तो मैंने उनकी वर्दियों से उन्हें पहचान लिया। ये महादेव के सपेरे फौजी थे। उनकी स्टेन गन्ने उनके कांधों से लटक रही थी। वो मेरे नजदीक से होते हुए कुटिया में दाखिल हो गए। मैं बिल्कुल जमीन के साथ लगा हुआ था। अंधेरे में वो मुझे नहीं देख सकते थे। मैंने कुछ सोचकर चाकू जेब में डाला और साइलेंसर वाला पिस्तौल सीधा कर लिया। अंदर से उनकी आवाजें सुनाई देने लगी, अरे माचिस जलाओ। सिंधिया को भी उन्होंने 2-3 आवाजें दी। उनका ख्याल था कि शायद वो सो रही है। दूसरे ने कहा, दिया जलाओ, वो सामने ताक में है। कुटिया में रोशनी हो गई जो दरवाजे के बोरिये के नीचे से मुझे नजर आ रही थी। एक ने कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। दूसरा बोला, कुटिया में बुझे हुए दिए के धुएं की बू फैली हुई है, किसी ने दिया बुझाया था। पहला बोला, कोई भूत होगा, चलो बाहर निकल कर देखते हैं, कहीं पौंडीचेरी के नाग मंदिर का कोई जासूस ना हो। महादेव के नाग मंदिर की जनूबी हिंद के दूसरे नाग मंदिर वालों से दुश्मनी चलती रहती थी और इन मंदिरों के बड़े पुजारी एक दूसरे की खूबसूरत देवदासियां अगवा कर लिया करते थे और मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया करते थे। दोनों बाहर आ गए। अब उन्होंने स्टेन गन्ने सीधी कर ली थी। वो 1-2 सेकंड झोंपड़ी के दरवाजे के पास खड़े रहे, फिर उनमें से एक आगे बढ़ा। दूसरे ने कहा, यहाँ दुश्मन का कोई जासूस छुपा हुआ है। जो सपेरा फौजी मेरे करीब खड़ा था उसके एक पांव का बूट मेरे मुंह के बिल्कुल करीब था। मैं जरा खिसक कर परे हटने लगा तो आहट पैदा हुई। उसने झुक कर नीचे देखा। मैं उसे नजर आ गया। उसने स्टेन गन मेरी तरफ करते हुए कहा, बंसीराम, ये रहा जासूस। इससे पहले कि उसकी स्टेन गन फायर होती, मैंने पिस्तौल की नाली ऊपर उठाते हुए फायर कर दिया। हल्की सी आवाज के साथ गोली उसके जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में लगी और वो वहीं दोहरा हो गया। मैं तड़प कर उठा और दूसरा फायर उसकी खोपड़ी के साथ पिस्तौल लगाकर कर दिया। वो गिर पड़ा। मुझे दूसरे की फिक्र थी। इस दौरान मैंने अंधेरे में देख लिया था कि कमांडो मंजर खालिद ने दूसरे आदमी की गर्दन पर वार किया है। दूसरा आदमी नीचे झुक गया था और कमांडो खालिद ने दूसरा वार कर दिया था। उसने कमांडो चाकू से उसकी गर्दन आगे और फिर पीछे से काट दी। ये हमारी खुशकिस्मती थी कि दोनों एक्शन बिजली की चमक जैसी तेजी से हुए और दोनों में से किसी को स्टेन गन फायर करने की मोहलत नहीं मिली, वरना अगर वहां स्टेन गन के ब्रस्ट के धमाके हो जाते तो महादेव आश्रम के सारे सपेरे फौजी एकदम उस तरफ दौड़ पड़ते और हमारे मिशन की कामयाबी फिर बहुत मुश्किल थी। फिर हमें वहां से फरार होना पड़ता। दोनों सपेरे फौजियों की लाशें अंधेरे में सिंधिया की कुटिया के बाहर पड़ी थी। उनमें से एक अभी भी जिंदा था। ये वो फौजी था जिसकी गर्दन पर कमांडो खालिद ने 2 वार किए थे। उस वक्त मुझे पता चला कि कमांडो खालिद को चाकू से वार करने की बाकायदा ट्रेनिंग नहीं थी। वो शदीद जख्मी था मगर जिंदा था। मैंने उसके सर को दोनों हाथों में लेकर एक झटके से एक तरफ घुमाया। उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। कमांडो खालिद अंधेरे में मेरे पास ही बैठ गया। इन लाशों को जंगल में फेंक देते हैं। मैंने कहा, उस तरफ महादेव के फौजी रात को गश्त पर होते हैं।
खालिद ने पूछा, फिर इन लाशों को क्या करें? मैंने कहा, इन्हें कुटिया में रख देते हैं। हमने दोनों लाशों को घसीटकर सिंधिया की कुटिया के अंदर डाल दिया और एमुनिशन का थैला कंधे पर रख कर अंधेरे में उस बाग की तरफ बढ़े जिसकी दूसरी जानिब महादेव का आश्रम और आलोप नगर के खंडरों की इमारतें शुरू हो जाती थीं। मैंने कमांडो खालिद को अपने पीछे रखा हुआ था। ये वही रास्ता था जिस तरफ से जोगन माया देवी मुझे अंधेरी रात में लेकर महादेव के आश्रम वाले तालाब की तरफ गई थी, मगर अभी मुझे उस तरफ नहीं जाना था। मैं थोड़ा आगे जाकर बाएं तरफ मुड़ गया। कुछ फासले पर दरख्तों में से नाग मंदिर और उसके अकब में महादेव के आश्रम की 2-3 बत्तियां झिलमिलाती नजर आने लगी। मैंने कमांडो खालिद से कह दिया था कि अब हम सिर्फ सरगोशियों में बात करेंगे। मैंने उसे रोशनियां दिखाई और कहा, हमें उस तरफ जाना है। आगे कच्चा रास्ता था जो आलोप नगर की खंडर इमारतों के दरमियान से गुजरकर नाग मंदिर तक जाता था। ये मंदिर कोई पूजा पाठ वाला आम मंदिर नहीं था। जहाँ सांपों को दुश्मनों के उतरे हुए कपड़े सुंघाकर उन पर मंत्र फूंक कर उन्हें उनके पीछे छोड़ा जाता था। ये सांप जहाँ वो आदमी होता था उसे जाकर डस कर हलाक कर देते। ये खबासत, कत्ल गारतगरी और अय्याशियों का अड्डा था। इसको तबाह करना भी हमारे मिशन में शामिल था। मैंने कमांडो खालिद को इशारा दे दिया कि हम टारगेट पर आ गए हैं। हम तेजी से झुककर दौड़ते हुए नाग मंदिर के अकब में आ गए। यहाँ हमने अंधेरे में झाड़ियों के दरमियान एमुनिशन के थैले में से 4 बारूदी सुरंगें निकाली और मंदिर के सामने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़े। हम जमीन पर पेट के बल लेट कर रेंग रहे थे। नाग मंदिर में ज्यादा रोशनियां नहीं थी। आधी रात के बाद मंदिर के अक्सर पीतल के दिए बुझा दिए जाते थे। मंदिर के बड़े गेट के ऊपर एक बड़ा दिया रोशन था। हमने अपनी अपनी ट्रेनिंग पर अमल करते हुए 2-2 बारूदी सुरंगें मंदिर के सीढ़ियों के आगे जमीन में इस तरह दबा दी कि अगर मंदिर में मौजूद सपेरे फौजी बाहर निकलें तो बारूदी सुरंगें फटकर उनके परखचे उड़ा दें। ये हमने हंगामी सूरत हाल के पेश नजर दबाई थी। इस काम से फारिग होकर हम वापस मंदिर के पीछे आ गए और मंदिर की दीवार के साथ जमीन की मिट्टी हटाकर थोड़े थोड़े फासले पर 4 टाइम बम लगाकर उनके क्लॉक ऑन कर दिए। इन टाइम बमों के फटने का वक्फा 1 घंटा था। ये बम इस कदर ताकतवर थे कि 1 घंटे के बाद उन्हें फटकर मंदिर की दीवारों को बुनियादों से उखेड़कर उसकी ईंटों और मलबे को हवा में उछाल देना था। मैं रेंगता हुआ कमांडो खालिद के पास गया और उसके कान में कहा, मेरे पीछे आओ। हम उठ खड़े हुए और झुककर दबे पांव चलते सामने वाले बाग की तरफ बढ़े। उस वक्त नाग मंदिर के अंदर से सपेरे फौजियों के 2-4 कहकहों की आवाजें सुनाई दी। मैं बहुत चौकन्ना होकर बड़ी एहतियात से चल रहा था, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता था कि वहां सपेरे फौजियों की कोई पार्टी गश्त पर ना हो। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं कमांडो खालिद को लेकर सामने वाले बाग के फलदार दरख्तों के करीब आया, एक जानिब से किसी ने आवाज दी, अरे कहाँ मर गए हो? मंदिर में चलकर सोम रस पी लेना, यहाँ गांजा मत पीना। हम वहीं फलदार दरख्तों के झाड़ में बैठ गए। अंधेरे में एक फौजी बड़े मजे से टहलता मंदिर की तरफ जा रहा था। उसे हमारे करीब से गुजरना था, क्योंकि यही रास्ता मंदिर को जाता था। उसको हलाक करना जरूरी हो गया था, क्योंकि अगर वो मंदिर के दरवाजे की तरफ से ऊपर चढ़ा तो 100 में से 99% मुझे यकीन था कि उसका पांव बारूदी सुरंग पर पड़ेगा और बड़े जोर का धमाका होगा। उस वक्त धमाका नहीं होना चाहिए था। मैंने कमांडो खालिद के कंधे को खास अंदाज में दबाया। वो जल्दी से बैठे बैठे पीछे हट गया। इस दौरान सपेरा फौजी मुझसे कोई 3-4 फुट के फासले पर आ गया था। जैसे ही वो मेरे करीब से होकर जरा आगे गया, मैं उठ खड़ा हुआ और उसकी गर्दन में बाजू डालकर उसकी खोपड़ी के साथ पिस्तौल की नाली लगाकर ट्रिगर दबा दिया। ठक की आवाज के साथ सपेरे फौजी का बदन मेरे बाजू के शिकंजे में ढीला पड़ गया। मैंने बड़े आराम से उसे वहीं जमीन पर डाल दिया। मेरी निगाहें अंधेरे में उसके दूसरे साथी को तलाश कर रही थीं। मैंने कमांडो खालिद को एक तरफ झाड़ी के पास बैठे देखा। वो बिल्कुल साकित होकर बैठा हुआ था। मैंने उसका बाजू मखसूस अंदाज में दबाकर उसे इशारा दे दिया था कि वो कुछ न करे और छुप कर बैठ जाए। सामने वाले दरख्तों में से एक और इंसानी साया निकल कर हमारी तरफ आने लगा। ये पहले सपेरे फौजी का साथी था। वो भी बड़े आराम आराम से टहलता हुआ चला रहा था। उसके हाथ में सिगरेट था जिसके वो कश लगा रहा था। जब वो मेरे करीब आया तो मुझे चर्स की बू महसूस हुई। मैं रात की तारीकी में फलदार दरख्त के बिल्कुल साथ लगकर अपने आप को समेट कर बैठा हुआ था। आगे उसके साथी की लाश पड़ी हुई थी, जिसके साथ उसके पांव के टकराने का इम्कान मौजूद था। मैं उससे पहले उसे दबोचना चाहता था। उसने अपने साथी को आवाज दी, मगर उसका साथी अब कभी उसकी आवाज नहीं सुन सकता था। वो आगे बढ़ा। चर्स की बदबू तेज हो गई। मैंने सांस रोक लिया। वो मेरे बिल्कुल करीब से निकल गया। मैंने उठकर उसे दबोचना चाहा तो उसे मेरे पांव की आहट आ गई। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और देखता ही रह गया। मैंने उसके चेहरे पर फायर कर दिया। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान भी मेरा निशाना कभी खता नहीं गया था। बहुत कम होता था कि मेरी गोली रिंग के सेंटर में न लगती थी। वो मुंह के बल आगे को गिरा।
मैं पीछे होकर बैठ गया। कमांडो खालिद घुटनों के बल चलता मेरे पास आया, कहने लगा कोई तीसरा फौजी भी होगा। मैंने सरगोशी में कहा देखा जाएगा। हमने दोनों लाशों को घसीट कर दरख्तों के नीचे एक तरफ करके डाल दिया। वहां अंधेरा था, कोई दूसरी गश्ती पार्टी को लाशें नजर नहीं आ सकती थीं। मैंने कमांडो खालिद का बाजू दबाया और आगे को चला। कमांडो खालिद समझ गया कि अब उसे मेरे इशारे पर चलना है। आगे किस तरफ जाना है मुझे मालूम था। अब हमारा टारगेट महादेव का आश्रम था। हमारे पास सिर्फ 2 बारूदी सुरंगें और 4 टाइम बम बाकी रह गए थे। 2 दस्ती बम हमारी जेबों में थे, पिस्तौल हाथ में पकड़े हुए थे, स्टेन गन्ने कंधों से लटक रही थी। मैं तालाब की तरफ से आश्रम की तरफ आ गया। मुझे इल्म था कि यहाँ रात को कोई गार्ड वगैरह नहीं होते। उस तरफ सिर्फ रात के पिछले पहर बल्कि सहर से कुछ पहले महादेव की खास नर्तकी उसके कमरे से निकलकर अपनी सखियों के हमरा स्नान करने आती है। उस वक्त सपेरे फौजियों की एक टोली उसकी हिफाजत या निगरानी के वास्ते कुछ फासले पर जरूर मौजूद होती थी। इसके सिवा यहाँ सारी रात खामोशी और वीरानी छाई रहती। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।